कानून का ऐसा पेच, ऐसा लीगल रिक्वायरमेंट जो इतना महीन है, जिसे सब लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में। अगर आपने भी उसे नहीं समझा तो आप अपना केस जीत के भी हार जाएंगे। जी हाँ, जीत के भी हार जाएगा और सामने वाला हार के भी जीत जाएगा। आपका केस कितना ही मजबूत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग से सपोर्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोविजंस ऑफ लॉ से सपोर्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाली पार्टी एक ऐसा पॉइंट फेंकेगी कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी आपका सारा केस डिसमिस, null and void, zero, as if it never existed। तो उसे समझाने के लिए मैं 2 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपके सामने लेकर आया हूं। 17 रूलिंग्स में से ये 2 रूलिंग्स छाटी है मैंने। ये 2 ही क्यों छाटी ये आगे बताऊंगा वीडियो में। तो पहले से शुरुआत करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस ममता बिष्ट 2010 का ये केस है। इसमें जो रिस्पोंडेंट है ममता बिष्ट, ये जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। 35 सीट्स निकली, जिसे बाद में बढ़ा के 42 सीट्स तक ले गए, 42 पोस्ट निकल गई टोटल। इसमें बाकी चीज़ों के साथ, बाकी कैटेगरीज के साथ महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशंस थी, लेकिन फिर भी ममता बिष्ट ये जो थी ये सिलेक्ट नहीं हो पाई। हाई कोर्ट में गई। आर्ग्यूमेंट समझिए इनका आसान भाषा में। फॉर एग्जांपल, छोड़ दीजिए 42 पोस्ट, आसान करने के लिए फॉर एग्जांपल 10 पोस्ट हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 7 सीट्स हैं और रिजर्व्ड में 3 सीट्स हैं। बाकी रिजर्वेशन भी छोड़ दीजिए, महिलाओं की रिजर्वेशन समझिए आप, 3 महिलाएं हैं और बाकी जो 7 है ये जनरल कैटेगरी हैं। अभी आर्ग्यूमेंट में कह रही है कि जो जनरल कैटेगरी का जो लास्ट पोजीशन होल्डर है और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, इन दिमाग में रखिए, फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन द रिजर्व कैटेगरी को लास्ट पोजीशन होल्डर इन द जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स मिले तो इनका सिलेक्शन होना चाहिए था जनरल कैटेगरी में, और इसे निकाल दो बाहर और जो 1 सीट बच जाएगी इधर मैं आ जाऊंगी, यानी ममता बिष्ट आ जाएगी। कोर्ट को लगा बात तो सही है, होना ऐसे ही चाहिए। अगर नंबर अच्छे आए हैं तो रिजर्व में क्यों गई, जनरल में जाना चाहिए था। रिजर्व में जगह बचेगी, ममता बिष्ट आ जाती। यही तो है प्रोसीजर, ये फॉलो नहीं हुआ तो गलत हो गया। हाईकोर्ट ने बोला ठीक है, बिल्कुल बात सही है, जनरल कैटेगरी करो आउट, रिजर्व कैटेगरी में जो महिला थी उसे करो जनरल कैटेगरी में, जो सीट बचेगी वो दे दी जाए ममता बिष्ट को। लेकिन जो स्टेट ऑफ उत्तराखंड है और पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने अपील करी और अपील में वकील ने वही कानून का पेज फेंक दिया जिसकी वजह से पूरा केस का रूप बदल गया। वो कानून का पेज क्या है उसके पहले समझिए कि कानून क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बेसिक चीज़ है। जितने भी कानून आज हम पढ़ते हैं, जितना भी पूरा जुडिशरी का सिस्टम बना, कोर्ट्स बने, ट्रिब्यूनल्स बने, सबका एक ही मकसद है, अल्टीमेट है, वो है न्याय, अल्टीमेट जस्टिस। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उन्हें फॉलो करने हैं, इनके उन्होंने फॉलो नहीं किए तो जो होल प्रोसीडिंग्स है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, सेट असाइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो जैसे आप बोलते हैं, जीरो हो जाएगी। आर्टिकल 14 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से बैक्ड बाय हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसमें से एक प्रिंसिपल है राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। मेरे राइट्स हैं, उसे अफेक्ट अगर कोर्ट को करना है तो मुझे सुनना पड़ेगा, मेरे पास बोलने का अधिकार है, सिंपल। लेकिन इस केस में कैसे? इस केस में ऐसे है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, किसी और बच्चे का हो गया। मैंने जिसने एग्जाम कंडक्ट किया, सर्विस कमीशन हो गया या फिर जो आपका स्टेट हो गई, मैंने उस पर तो केस कर दिया, लेकिन उस बच्चे का क्या जो वहाँ बैठ चुका है? अगर मैं केस जीत गया तो मुझे कैसे अकोमोडेशन मिलेगी? उस बच्चे को हटाकर, उस बच्चे को हटाएंगे, उसके राइट्स अफेक्ट होंगे, उसके राइट्स उसे बिना उसको सुने आप कैसे उसके राइट अफेक्ट कर सकते हो? एक ही पोस्ट के लिए 2 लोगों को सैलरी नहीं मिलती, एक को हटाया जाता है। तो इसे बोलते हैं इम्प्लीडमेंट ऑफ द नेसेसरी पार्टी। इम्प्लीडमेंट मतलब पार्टी बनाना। जैसे मैंने पार्टी किसको बनाया यहाँ पे, सर्विस कमीशन को, मैंने बनाया स्टेट को, वैसे मुझे इसे भी पार्टी बनाना था। उसी केस में मैंने बनाया नहीं। इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में 2 प्रोविजंस हैं, सेक्शन 99 और ऑर्डर 1 रूल 9 है। ये दोनों एक ही बारे में बात करते हैं, फ़र्क बस इतना है कि सेक्शन 99 अपील के बारे में बात करता है, हमारी वीडियो के लिए इररेलेवेंट है। इन दोनों का प्रोवाइजो अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नेसेसरी पार्टी को इम्प्लीट करना, पार्टी बनाना। नेसेसरी पार्टी क्या होती है? जिसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसके बिना कोई भी ऑर्डर इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसे सुने जाने का अधिकार है, जैसे कि इस हमारे केस में वो बच्चा। तो इम्प्लीटमेंट ऑफ द नेसेसरी पार्टी के बारे में बात करते हैं, उसे पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो ये बोलता है, सेक्शन 19 में बोलता है कि डिग्री जो है, नीचे कोर्ट की डिग्री, क्योंकि अपील के बारे में है, नीचे कोर्ट की डिग्री रिवर्स हो जाएगी या फिर सब्सटेंशियली मॉडिफाई हो जाएगी। और ऑर्डर 1 रूल कहता है कि जो सूट है वो डिफीट हो जाएगा, डिसमिस खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
तो इस केस में यही एप्लेंट ने बोला कि सर इन्होंने ममता बिश्त ने हम दोनों को तो बना लिया पार्टी, लेकिन जो जिसको हटाना था जनरल कैटेगरी के लास्ट पोजीशन वाले को, उसको तो बनाया ही नहीं, तो ये केस तो स्टैंड ही नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने बोला ये बात तो सही है, जो लास्ट कैंडिडेट है वो नेसेसरी पार्टी था, इसलिए जो हाई कोर्ट ने जो भी बोला कि आपको हम अपनी सीट देंगे, इसको हटाया जाए उसको हटाया जाए, कुछ नहीं माना जाएगा। इसमें कितना समय लगा आप देखिए, इसमें देखिए क्या इसमें हैरेसमेंट होती है। हाई कोर्ट में केस फाइल किया था ममता बिश्त ने 2003 में, 2005 में रूलिंग आई इसके फेवर में, 2007 में अपील हुई स्टेट की तरफ से, 2010 में ये फैसला आया कि 7 साल में जो कुछ भी हुआ सब हो गया ज़ीरो। मैंने ये रूलिंग क्यों चुनी? ये दिखाने के लिए कि आम आदमी क्या करेगा। आम आदमी मतलब केजरीवाल की बात नहीं है, एक मतलब मुंह पे वही आता है, मतलब एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा। जब जो ये ममता बिश्त है जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, यही नहीं समझ पाई लॉ को, तो एक नॉर्मल इंसान क्या ही कर पाएगा। ये तो फिर भी ठीक है। दूसरी रूलिंग और मज़ेदार है, ये जुडिशरी की तैयारी कर रही थी, सीट पे चढ़ नहीं पाई। दूसरी रूलिंग में वो जज था, सीट से उतार दिया गया, कुछ नहीं कर पाया, अपना केस खराब कर लिया, जज था वो ऑलरेडी। लेकिन वो रूलिंग से पहले आपको कहना चाहूँगा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मोस्टली जो व्यूअर्स हैं हमारी वीडियो पे वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाता है एनालिटिक्स में मेरे को। तो दूसरी रूलिंग है हमारे पास JS यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2011 की ये रूलिंग है। इसमें एप्लेंट JS यादव है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो जुडिशल सर्विस है उसमें सिलेक्ट हुए 1972 में, याद रखिएगा डेट 1972। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बने 1985 में, डिस्ट्रिक्ट जज बने 2003 में। कितने साल का एक्सपीरियंस है देखिए। और डिस्ट्रिक्ट जज एक बहुत अच्छी पोस्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे बड़ी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की है, एक ही होता है, और सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसी के हाथ में होती है। बाद में 2006 में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में उसे मेंबर बनाया गया। जिस तरह कोर्ट में जज होता है, कमीशन या ट्रिब्यूनल में आपका मेंबर होता है, आप जज मान लो, ठीक है ना। मेंबर बनाया गया 2006 में फॉर 5 ईयर्स, 2011 तक। अमेंडमेंट आई ये ह्यूमन राइट्स वाले लॉ में 2006 में, जिसमें बोला कि मिनिमम 7 ईयर्स चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज होने का, तब जाके किसी को मेंबर बना सकते हैं। इसको कितने साल का था? 3 साल का, तो हो नहीं पाया। 2008 में नोटिफिकेशन आ गई यूपी की कि इन्हें हटाया जाए, और जो ये एप्लेंट है इन्होंने अपना ऑफिस इनको छोड़ना पड़ा। हाई कोर्ट में रिट डाली, डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी। अब देखिए आर्ग्यूमेंट, इन्होंने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट करी कि मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो पहले हुआ था, अमेंडमेंट बाद में आई, अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी, प्रोस्पेक्टिव थी, तो नहीं होना चाहिए था, आप मेरा राइट नहीं छीन सकते। इन्होंने इसके लिए बहुत से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी लगाई, कोर्ट भी कह रही है आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन रिस्पोंडेंट ने बोला कि हमने किसी और को कर दिया सिलेक्ट, जज बना दिया है, वहाँ पे मेंबर बना दिया है ट्रिब्यूनल में। तो इन्होंने जब ये हाई कोर्ट में थे, इन्होंने अपनी पिटीशन को अमेंड नहीं किया और इम्प्लीड नहीं किया नेसेसरी पार्टी को, जिसको हम आज सिलेक्ट कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने जो CPC है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनको फॉलो नहीं किया। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने बोला कि आप सब बात ठीक कह रहे हैं, आपकी सारी बात सही है, आपको गलत तरीके से हटाया गया है, लेकिन आपने ऑर्डर 1 रूल 9 को नहीं माना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो किया, तो फिर हम किसी के पीठ पीछे ऑर्डर नहीं पास कर सकते। ये बोला है कोर्ट ने, नो ऑर्डर कैन बी पास्ड ऑन द बैक ऑफ एनी पर्सन। और सबसे मजाक की बात सुनिए, सबसे मजाक की बात, कोर्ट ने बोला कि क्या नाम था, JS यादव एप्लेंट जो जज का नाम था, कि देखिए आपने तो बोला है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन तब खत्म हो जाएगा जब कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि आपको गलत तरीके से उतारा गया है। हम करते हैं ये डिक्लेयर, आपको गलत तरीके से उतारा गया है, डिक्लेयर करते हैं, इसके अलावा कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी, आपको पोजीशन दिलवा नहीं पाएंगे, बस ये डिक्लेयर करते हैं कि आपको गलत तरीके से उतारा गया है और आपका खत्म हो गया कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पे 1 लाख की कॉज दिलवा दी और साइड हो, मतलब खत्म हो गया केस, 1 लाख की कॉज दिलवाई और केस खत्म। मतलब आप समझिए ये बात कितनी बेइज्जती की बात है ये, कि मैं फिर वही बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल इंसान क्या ही कर पाएगा जब जज हुआ इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतनी इसने क्या बोलते हैं फैसले भी सुनाए होंगे, लेकिन अपने ही अगेंस्ट में फैसला सुना इसने। मतलब आपका केस कितना ही मजबूत हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, केस कितना ही मजबूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इम्प्लीमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, कानून का ऐसा पेच है जो अच्छे छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट रख पाया आप सभी के सामने, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मोस्टली जो व्यूअर्स है हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो कोई न्यू व्यूअर्स है। अगर नीचे लाल बटन दिख रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दी, सबके साथ शेयर करिए इसको, वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।